गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 9th के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्लास 9th में इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन स्टार्ट किया था। अब मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब क्या था, तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था। सिंपल सा एग्जांपल क्या था? गन बुलेट सिस्टम। अब वो जो गन बुलेट सिस्टम था उसमें क्या था, ऐसा कुछ है। ये गन बुलेट सिस्टम था, डबल बैरल का गन है। डबल बैरल का मतलब दो इसमें बैरल देखेंगे इस तरह से क्या था, गन बुलेट सिस्टम मैंने बनाया था, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बुलेट रखा हुआ है। अच्छा, स्टार्टिंग में सब कुछ रेस्ट पे है ना, स्टार्टिंग में सब कुछ रेस्ट पे है। जैसे ही ट्रिगर ऑन करते थे, ट्रिगर ऑन करने पर बुलेट, ये जो बुलेट है, बुलेट पे फोर्स आगे लगता था। फोर्स ऑन बुलेट बिकॉज ऑफ गन, बुलेट पे फोर्स आगे लगता था। और अगर इस पे आगे फोर्स लगा है तो न्यूटन थर्ड लॉ से गन पर जो फोर्स है, फोर्स ऑन गन बिकॉज ऑफ बुलेट, वो पीछे लगता है क्या? अच्छा, अब इसमें क्या बताया था कि अगर मैं बुलेट के बारे में बात करूं, सिर्फ बुलेट पर नेट फोर्स जीरो है क्या? सर नहीं। तो सिर्फ बुलेट पर अगर नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो नहीं है, इसका मतलब सिर्फ बुलेट का मोमेंटम चेंज हो सकता है, और हो भी रहा है। अभी इसका मोमेंटम जीरो है, बाद में कुछ बुलेट का मास इंटू उसका वेलोसिटी, इसका मोमेंटम हो जाता था, ठीक है। गन के बारे में उसी तरह बात करें अगर, तो गन पे भी लगने वाला नेट फोर्स, गन पे भी लगने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या है, वो नॉन जीरो है। अगर गन पे लगने वाला नेट फोर्स नॉन जीरो है, इसका मतलब गन का मोमेंटम जो है वो चेंज हो सकता है। स्टार्टिंग मोमेंटम जीरो था, बाद में मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर मैं दोनों को एज अ सिस्टम मान लूं, मतलब सिस्टम मतलब दोनों को एक जैसा मान ले, अगर दोनों को एक पार्ट मान ले, तो जितना फोर्स आगे उतना ही फोर्स पीछे भी है क्या? अब अगर जितना फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में है उतना ही फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ गया, तो पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो हो गया ना। अब याद क्या रखना है अपने को कि अगर पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो हो गया, नेट फोर्स का मतलब क्या होता है, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही तो फोर्स लिखा था ना। अगर पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो हो गया, इसका मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अगर चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो हो गया, चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है P फाइनल माइनस P इनिशियल इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम सेम हो जाता क्या सिस्टम का? हाँ या ना? तो हमने क्या किया था, इस कंसेप्ट को यूज करके रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कैलकुलेट किया था क्या? और ये जो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन था, जो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन था, वो ऐसा आया था, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन माइनस के साथ। ये माइनस क्या बताता था कि अगर बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागा है तो गन बैकवर्ड डायरेक्शन में भागेगा। और एक और बात जो अपने को याद रखना है, जितना ज्यादा मास ऑफ गन जितना ज्यादा होगा, रिकॉइल वेलोसिटी गन का उतना ही कम होगा क्या? इसलिए पहले जमाने में जो रिवॉल्वर्स आते थे वो बहुत ज्यादा भारी हुआ करते थे। क्यों भारी हुआ करते थे? क्योंकि अगर ज्यादा लाइट रिवॉल्वर होगा तो ज्यादा रिकॉइल होगा, ज्यादा झटका लगेगा। तो वो तुमने सुना भी होगा, पता नहीं तुम सुना है या नहीं, वो जो राइफल जब फायर करते हैं ना, स्टार्टिंग में राइफल फायर करने वाले बहुत लोग, ऐसा होता है ट्रेनिंग में, जब वो जाते हैं आर्मी के ट्रेनिंग में, पुलिस के ट्रेनिंग में, तो जब वो राइफल फायर करते हैं ना, तो बहुत लोग के कंधे टूट जाते हैं। अब क्यों ऐसा होता है? अगर वो सही से उसको पुट नहीं करेंगे, कंधे क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि रिकॉइल होता है, झटका पड़ता है वहां से। अब वो झटका क्या करता है, कंधे को तोड़ सकता है। ये झटका गन में तो तुमको नहीं दिखा होगा, लेकिन जो कैनन होता है, जो तोप होते हैं, कैनन में तुमने देखा होगा, कैनन जब आगे फायर करती है तो कैनन खुद पीछे भागती है, ये नोटिस किया होगा तुमने। तो ये मेरे पास पहला एग्जांपल था मोमेंटम कंजर्वेशन का, जो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने क्या कर दिया था, सिखा दिया था। आज मोमेंटम कंजर्वेशन के कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब मोमेंटम कंजर्वेशन के कुछ और एग्जांपल्स पे अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं, मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा, कोलिजन। अब कोलिजन ये इंग्लिश का वर्ड है ना, कोलिजन का मतलब क्या होता है, टक्कर। जब दो लोग आपस में आके टकरा जाते हैं उसको कोलिजन बोलते हैं क्या? तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, हम कोलिजन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कोलिजन होता क्या है और कोलिजन में कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो कोलिजन डे टू डे लाइफ में कोलिजन कहां पर है?
प्लेग्राउंड में दो लोग दौड़ रहे थे, दोनों लोग आपस में टक्कर खा गए। स्कूल में ऐसा बहुत होता है, दो लोग पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रहे थे, सबका रिसेस एक साथ होता है, रिसेस में दो लोग पागलों की तरह दौड़ रहे थे, दो टक्कर खाए, धड़ाम, दो का दांत टूटा, एक का सर फूटा, ऐसा होता है, तुमने बहुत भी देखा होगा अपने स्कूल में, स्कूल लेवल में होता है ऐसा कोलिजन। और कहां पे देखा है? क्रिकेट का बॉल लो, दीवार पे फेंक मार दो, वो भी एक कोलिजन है क्या? क्रिकेट के बॉल को तुमने जब दीवार पे मारा तो वो भी तो एक कोलिजन है ना, टक्कर हुआ दो लोगों के बीच में, दीवार और बॉल के बीच में। फिर हाई स्पीड दो गाड़ियां, जब एक्सीडेंट होता है रोड में, जब एक्सीडेंट होता है, ठीक है, मान लो ट्रक आके तुमको उड़ा के चली गई, तभी तुम में और ट्रक में कोलिजन तो हुआ ना। या क्या था, ट्रक और बाइक में, ट्रक और कार में, दो ट्रक में भी कोलिजन होता है। सपोज एक ट्रक इधर से आ रही थी, ये हूं, एक ट्रक इधर से आ रही हूं, और दोनों में आके ड्रूम, कोलिजन हो गया, तो ये भी एक कोलिजन हो सकता है। तो हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली कोलिजन के बारे में बात करने वाले हैं। तो कोलिजन मतलब टक्कर खाना, कोलिजन का मतलब क्या है? टक्कर खाना, ठीक है, टक्कर, वो जो टक्कर होगा उसको क्या बोलेंगे? कोलिजन। अब एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो मेरे पास एक m1 मास का ऑब्जेक्ट है, एक m1 मास का ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, कुछ तो v1 स्पीड से आगे बढ़ रहा है। एक m1 मास का ऑब्जेक्ट है जो कुछ तो v1 स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और मेरे पास एक m2 मास का भी ऑब्जेक्ट है जो क्या है, कुछ तो v2 स्पीड से आगे बढ़ रहा है। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन बात ऐसा है कि v1 का वैल्यू इज ग्रेटर देन v2। बात क्या है, v1 का वैल्यू जो है, मतलब v1 का स्पीड जो है वो v2 से ज्यादा है। अगर v1 का स्पीड v2 से ज्यादा है तो ये m1 क्या करेगा, कुछ टाइम के बाद आकर इस m2 को हिट करेगा क्या? हाँ या ना? तो हमने क्या किया, एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में हमने ये दिखाया कि m1 और m2 दो ऑब्जेक्ट है जो अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं, जिसमें v1 का वैल्यू क्या रखा, हमने ज्यादा रखा है। अच्छा, ये मेरे पास कौन सा डायग्राम है? मान लो ये टक्कर खाने से जस्ट पहले का डायग्राम है। ये जो डायग्राम है वो कौन सा डायग्राम है? जस्ट बिफोर कोलिजन का डायग्राम है, कोलिजन से जस्ट पहले। अच्छा, कोलिजन से जस्ट पहले इस पे कोई फोर्स लग रहा है क्या? सर नहीं, इस पे कोई फोर्स नहीं है। इस पे कोई फोर्स है क्या? नहीं। ये भी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ये भी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, दोनों पर कोई फोर्स नहीं लग रहे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही कोलिजन होगा, कोलिजन तो होगा, ये बात तो समझ में आ गया कि सर कोलिजन होगा। क्या हो रहा है, m2 उधर भाग रहा है, m1 इधर आ रहा है। अब जैसे ही ये आया, दोनों में कोलिजन होगा क्या? जब कोलिजन होगा तो कोलिजन में क्या होता है, शेप में डिफॉर्मेशन आता है क्या? तुम देखो, आटे का बॉल ले लो, आटे का बॉल बनाओ, दीवार पे फेंक मारो, जैसे ही कोलिजन हुआ था उसमें शेप में डिफॉर्मेशन आया ना, हाँ या ना? अच्छा, अब जब तुम आयरन बॉल्स ले लोगे ना, मान लो दो आयरन बॉल है और दो आयरन बॉल्स का कोलिजन करा रहे हैं। अब उनका अगर कोलिजन हुआ है, मान लो वो ऐसा आके टकराए हैं, अगर वो ऐसा आके टकराए हैं, कोलिजन हुआ, एट द टाइम ऑफ कोलिजन शेप चेंज हुआ होगा क्या? बोलोगे नहीं सर, मैंने तो कोलिजन के बाद देखा, दोनों तो फिर भी अभी भी स्फेरिकल दिख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ कोलिजन, जब कोलिजन हो रहा होगा तो एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, ये ऐसे आके, या ऐसा समझ लो कि ऐसा कोलिजन हो रहा है तो ये ऐसे आके दोनों का शेप चेंज हुआ होगा ना, हाँ या ना? अब वो अलग अलग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है कि कोलिजन के बाद वो अपने शेप को रीगेन कर पाएंगे या नहीं। जैसे अगर दो आटे के बॉल्स के बीच में कोलिजन होता तो कोलिजन के बाद दोनों चिपके हुए रह जाते क्या? वो लोग तो अपने शेप को रीगेन नहीं कर पाए। लेकिन अगर एक आयरन बॉल ले लो और एक स्टील बॉल, एक आयरन बॉल ले लो और एक आटे का बॉल ले लो, तो कोलिजन जैसे ही होगा, आयरन के बॉल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आटे का बॉल का शेप चेंज हो जाएगा क्या? बात समझ में आ रहा है? तो एट द टाइम ऑफ कोलिजन, अगर मैं बोलूं कि ड्यूरिंग कोलिजन क्या हुआ होगा, ये जस्ट बिफोर कोलिजन ऐसा डायग्राम था। ड्यूरिंग कोलिजन m1 वाले ब्लॉक में भी डिफॉर्मेशन आ गया और m2 वाले ब्लॉक में भी डिफॉर्मेशन आ गया। ये कौन सा डायग्राम है? ये डायग्राम है ड्यूरिंग कोलिजन का। ड्यूरिंग कोलिजन, जब कोलिजन चल रहा था, उसका ये डायग्राम है क्या? m1 वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका भी शेप डिफॉर्म हुआ और जो m2 वाला ऑब्जेक्ट है उसका भी शेप डिफॉर्म हुआ। अच्छा, एट द टाइम ऑफ कोलिजन अगर ये m1 और m2 के बीच में टक्कर अगर हो रहा है, ध्यान से देखना, तो m2 क्या कर रहा है, m1 पे फोर्स इधर अप्लाई कर रहा है क्या? ये जो m2 था m1 पर फोर्स इधर लगाएगा, तो फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल बिकॉज ऑफ सेकेंड पार्टिकल इस डायरेक्शन में होगा क्या? और ये जो m1 है, m1 इस पे इधर फोर्स अप्लाई कर रहा है क्या? तो m2 पे जो फोर्स है वो फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल बिकॉज ऑफ फर्स्ट पार्टिकल है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि ये F12 है और वो F21 है,
इस पे भी फोर्स लग रहा है, इस पे भी फोर्स लग रहा है। अब अगर मैं बोलूं कि सिर्फ पार्टिकल वन को अगर आप देखोगे, सिर्फ पार्टिकल वन पर नेट फोर्स जीरो है क्या? सर नहीं, सिर्फ पार्टिकल वन पर नेट फोर्स जीरो नहीं है। अगर पार्टिकल वन पर नेट फोर्स जीरो नहीं है, इसका मतलब पार्टिकल वन का मोमेंटम चेंज हो सकता है क्या? बिल्कुल चेंज हो सकता है। पार्टिकल टू के बारे में अगर बात करें तो पार्टिकल टू पे नेट फोर्स जीरो है क्या? नहीं सर, पार्टिकल टू पे भी नेट फोर्स जीरो नहीं है। अगर पार्टिकल टू पर भी नेट फोर्स जीरो नहीं है तो पार्टिकल टू का भी मोमेंटम चेंज हो सकता है क्या? इस पे भी नेट फोर्स जीरो नहीं है तो इसका भी मोमेंटम चेंज हो सकता है, इस पे भी नेट फोर्स जीरो नहीं है तो इसका भी मोमेंटम चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब इन दोनों को एज अ सिस्टम देख लोगे आप, जब m1 और m2 को एज अ सिस्टम देखोगे तो m1 m2 टेकन एज सिस्टम, जितना फोर्स इस तरफ उतना ही फोर्स उधर भी होगा क्या? एक्शन रिएक्शन होगा ना, इसने जितना फोर्स लगाया होगा m2 वाला भी उतना ही फोर्स लगाएगा। तो अगर मैं दोनों को एज अ सिस्टम मान लूं तो m1 m2 एज अ सिस्टम, अगर मैं लिखूं m1 m2 एज अ सिस्टम, m1 एंड m2 एज अ सिस्टम, अगर दोनों को सिस्टम मान लिया जाए, m1 और m2 को सिस्टम मान लिया जाए, तो सिस्टम मानने पर नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, एफ नेट ऑन सिस्टम, सिस्टम पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा क्या? अगर सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो हो गया, इसका मतलब मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम just before collision, momentum of the system just before collision and just after collision, टक्कर खाने के जस्ट पहले और टक्कर खाने के जस्ट बाद का मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन कैन बी कंजर्व्ड, कैन बी कंजर्व्ड, ऐसा बोल सकते हैं ना? हाँ या ना? वो डायग्राम को ध्यान से देखो भाई, ये ड्यूरिंग का स्पेलिंग गलत हो गया है, DURING होता है ड्यूरिंग। डायग्राम को अगर देखोगे तो टक्कर खाने से पहले तो कोई फोर्स था नहीं। एट द टाइम ऑफ टक्कर खाना, जब कोलिजन चल रहा है, जब कोलिजन चल रहा है तो F12 और जो F21 जो फोर्स है वो इक्वल ऑपोजिट है क्या? अगर मैंने M1 और M2 को एक सिस्टम मान लिया, M1 और M2 को अगर मैंने सिस्टम मान लिया तो पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो हो गया। अगर पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। कब का मोमेंटम? तो टक्कर खाने से जस्ट पहले का मोमेंटम और टक्कर खाने के जस्ट बाद का मोमेंटम। अच्छा, तो जस्ट बिफोर कोलिजन ये डायग्राम था, ड्यूरिंग कोलिजन ये डायग्राम था, जस्ट आफ्टर कोलिजन अगर मैं बात करूं, जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन अगर मैं बात करूं तो कोलिजन के जस्ट बाद ये जो M1 है ये पहले क्या कर रहा था? कोई v1 स्पीड से आगे बढ़ रहा था क्या? अब बोलोगे सर टक्कर खाने के बाद ये जो M1 है वो इधर भागना स्टार्ट कर देगा। अपने को पता है क्या किधर भागेगा? इधर भी भाग सकता है, इधर भी भाग सकता है ना। जैसे मान लो हाथी और चींटी में टक्कर हुआ, हाथी और चींटी में टक्कर हुआ। अब हाथी और चींटी में अगर टक्कर हुआ तो हाथी का वेलोसिटी चेंज होगा क्या? नहीं, पहले भी इधर ही चल रहा था, बाद में भी इधर ही चले आ गया। ये आप कब बोलोगे कि सर टक्कर खाया, और मान लो दो क्रिकेट के बॉल्स लो, ऐसे आकर टक्कर खाएंगे तो ये इधर भागना स्टार्ट करता है, ये इधर भागना स्टार्ट करता है क्या? तो वो मासेस पे डिपेंड करेगा ना कौन किधर भागेगा। अपना हमें तो सिर्फ देखने से तो नहीं बता सकते ना कौन किधर भाग रहा है टक्कर खाने के बाद। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि टक्कर हुआ और टक्कर खाने के बाद इसका जो स्पीड है वो हो गया v1 डैश। पहले कितना था? पहले v1 था, बाद में कितना हो गया? v1 डैश। मैंने एक ही डायरेक्शन मान लिया, मैं डायरेक्शन का कंफ्यूजन नहीं रखना चाहता, इसलिए मैंने एक ही डायरेक्शन मान लिया। और ये जो सेकंड वाला पार्टिकल है m2 वो भी इधर भागना स्टार्ट करेगा कुछ स्पीड से v2 डैश। अब ध्यान से देखो, जस्ट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के जस्ट बाद कोलिजन हुआ, दोनों के वेलोसिटी, फर्स्ट वाले पार्टिकल का वेलोसिटी v1 डैश हो गया, सेकंड वाले पार्टिकल का वेलोसिटी v2 डैश हो गया क्या? हाँ या ना? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कोलिजन। अब बोलेगे सर ये v1 डैश और v2 डैश का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें मोमेंटम कंजर्व करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे? मोमेंटम कंजर्व करना सीखेंगे। तो ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया हो तो एक सिंपल सा क्या करते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि ये कंसेप्ट तो एग्जाम में नहीं पूछेंगे, तुमसे प्रॉब्लम ही पूछेंगे। अब प्रॉब्लम देखो क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स अपन सॉल्व करेंगे कोलिजन में, ठीक है। ये हायर लेवल में जब क्लास 11th में क्लास 12th में बच्चे आते हैं तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक वर्ड होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये सब भी सिखाना होता है। तुम्हारे लेवल में भी नहीं बताऊंगा,
तुम्हारे लेवल में बस मोमेंटम कंजर्व करना सीखना है। तो आपको अभी जो मैंने थियरी बताया ना उसमें बस इतना याद रखना है कि मोमेंटम अगर कंजर्व कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं। मोमेंटम इसलिए कंजर्व कर सकते हैं क्योंकि सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है, जीरो है। जब भी सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा ना तो याद रखना मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व किया जा सकता है। अब इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। एग्जैक्टली डेटा तो मैच नहीं करेगा लेकिन डायग्राम वायग्राम मेरे को याद है, एनसीईआरटी बुक में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मान लो एक हॉकी प्लेयर है। अब एग्जैक्टली हॉकी प्लेयर बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, कोशिश करते हैं ऐसे ही बना लेते हैं ना। मान लो एक हॉकी प्लेयर है, ये जो हॉकी प्लेयर है इसका मास है मान लो 60 kg का। ये जो हॉकी प्लेयर है इसका मास जो है वो 60 kg का है और ये इधर भाग रहा था 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ठीक है, एक हॉकी प्लेयर है जो 60 kg मास का है और ये 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था। एक दूसरा हॉकी प्लेयर है जो स्टेशनरी रुका हुआ था, इसका मास मान लो कितना है, 50 kg का इसका मास है और इसका जो मास है M2 जो है वो कितना है, 50 kg का है और ये स्टेशनरी था, रुका हुआ था। मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है, 0 का वैल्यू दे रखा है। अब ऐसा बोला गया है इफ आफ्टर कोलिजन they start moving together। आफ्टर कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद if after collision they start moving together, after collision they start moving together, then find their common speed। दोनों के कॉमन स्पीड का वैल्यू कैलकुलेट करना है कोलिजन के बाद, क्योंकि कोलिजन से पहले तो उनका स्पीड अपने को पता है ना। कोलिजन से पहले 60 kg वाला 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है और वो जो 50 kg वाला था वो रेस्ट पे था। अब मुझसे ये बोला गया है कि कोलिजन हुआ और कोलिजन के बाद दोनों एक साथ भागना स्टार्ट, मतलब दोनों एक साथ गिरना स्टार्ट करेंगे अगर, तो दोनों का कॉमन स्पीड क्या होगा ये बताना है। हमने क्या देखा है कि जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्या। हमने ये पढ़ा था कि मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड, मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर कोलिजन। जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर हम क्या कर सकते हैं, मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं क्या। ठीक है, अब मोमेंटम लिखना स्टार्ट करते हैं। मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, इसका ये स्टेटमेंट का मतलब हो जाएगा दैट इंप्लाइज इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यही होना चाहिए ना। अच्छा, अब अगर मैं सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम लिखूं तो इसका भी मोमेंटम लिखना पड़ेगा, इसका भी मोमेंटम लिखना पड़ेगा ना। तो अगर मुझे इनिशियल मोमेंटम लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल, इस तरह से लिखेंगे ना। अच्छा, अब डायग्राम देखो और इनिशियल मोमेंटम का वैल्यू बताओ। फर्स्ट वाले पार्टिकल का अगर आप इनिशियल मोमेंटम देखोगे तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 10 और इसका मास कितना है, 60। तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, 60 इंटू 10 प्लस सेकेंड वाले पार्टिकल का अगर इनिशियल मोमेंटम लिखा जाए, इसका मास कितना है 50, लेकिन इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0। तो इसका मोमेंटम आप क्या लिखोगे, 50 इंटू 0 लिखोगे ना। ये सॉल्व करने पर 0 ही आने वाला है। अच्छा, इक्वल्स टू इसका फाइनल स्पीड पता है क्या, सर नहीं पता। इसका फाइनल स्पीड पता है क्या, सर नहीं पता। लेकिन ये पता है कि दोनों का जो फाइनल स्पीड होगा वो कॉमन होने वाला है। तो ऐसा मान लेते हैं कि दोनों का फाइनल स्पीड कुछ तो v होगा। अगर दोनों का फाइनल स्पीड v होगा तो इसका मोमेंटम क्या लिखोगे, 60 इंटू वी लिखोगे क्या इसका फाइनल मोमेंटम, और इसका मोमेंटम क्या लिखोगे, 50 इंटू वी लिख दोगे। कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद ऐसा बोल रहे हैं कि दोनों साथ साथ भागने वाले हैं, मतलब दोनों साथ साथ गिरने वाले हैं, तो दोनों का स्पीड एक जैसा ले लेंगे क्या। अगर दोनों का स्पीड एक जैसा ले लिया तो 60v प्लस 50v। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ये कितना हो गया, 600 इक्वल्स टू 110v हो गया क्या। इसको जब सॉल्व करोगे 0 से 0 कैंसिल, तो v का वैल्यू 60/11 आ गया ना। इसका मतलब ये जो v है वो 5.4 समथिंग
ऐसा आ जाएगा क्या? 5.4 समथिंग हमारे पास v का वैल्यू आ जाएगा ना, हाँ या ना? तो ये मेरा आंसर है। आसान है क्या? मैंने क्या किया, बस मैंने देखा कि हाँ भाई अगर सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स 0 था, अगर सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है तो पहले के मोमेंटम को बाद के मोमेंटम से कंजर्व कर सकते हैं या इक्वेट कर सकते हैं। मैंने दोनों पहले का मोमेंटम और बाद के मोमेंटम को इक्वेट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, तो सॉल्व करने पे ये मेरा आंसर आ गया। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ऐसे ही करना है, बस अपने को मोमेंटम कंजर्व कर देना है। मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, सिंप्लीफाई करने से आंसर आ जाएगा। ये तुम स्क्रीन पॉज करके क्या करना है, नोट कर लेना। मेरे को नहीं लगता इतना मुश्किल कंसेप्ट है, कंसेप्ट बहुत ही आसान है। बस क्या करना है, मोमेंटम कंजर्व कर देना है। पहले के मोमेंटम को बाद के मोमेंटम से इक्वेट कर दोगे, सिंप्लीफाई करने से आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि इसी में एक और क्वेश्चन अगर देखा जाए, मान लो एक हाथी है, अभी कुछ लोगों ने एक हाथी को मार दिया था, बहुत गलत किया था उन्होंने। एक तो ऐसी लंका लगी है, उसमें हाथी वाथी को ही मार रहे हो, गलत कर रहे हो ना। एक हाथी है ऐसा, हाथी का वहाँ से कैपिटल है, ये हाथी नाच नहीं रहा है, ये पैर इसके ज़मीन पे ही होने चाहिए। आजकल पाँव रहते नहीं ज़मीन पर मेरे, हाथी भी गा रहा है। ये भाग रहा है डर के, लोग मारते हैं इसलिए भाग रहा है डर के। एक हाथी है जिसका वहाँ से कैपिटल है, और यहाँ पर एक चींटी है, यहाँ पर एक चींटी है स्मॉल एम मास की। ऐसे तो दोनों में बहुत प्यारे, हाथी कैपिटल एम और चींटी स्मॉल एम। ऐसा बोला गया है कि द मास ऑफ हाथी कैपिटल एम इज वेरी मच ग्रेटर इन कंपैरिजन टू स्मॉल एम, ऐसा बोला गया है। नहीं भी बोला गया होता तो हमें पता होता है कि हाथी जो होती है वो बहुत ज़्यादा मास की होती है चींटी के सामने। तो मास ऑफ हाथी इज वेरी मच ग्रेटर इन कंपैरिजन टू मास ऑफ चींटी। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान लो एक हाथी है जिसका मास है कैपिटल एम, और ये क्या कर रहा है, कुछ तो u1 स्पीड से आगे भाग रहा है, और एक चींटी है जिसका मास कितना है, स्मॉल m, जो क्या कर रहा है, u2 स्पीड से आगे भाग रहा है। ठीक है, अच्छा, अभी ऐसा गिवन है कि इफ u1 इज ग्रेटर देन u2 देन फाइंड द स्पीड ऑफ चींटी after collision with हाथी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऐसा बोला गया है कि जो हाथी उसका मास कैपिटल एम है, और ये भी मेंशन है कि कैपिटल एम इज वेरी मच ग्रेटर इन कंपैरिजन टू स्मॉल एम। हाथी का मास कितना है, कैपिटल एम, चींटी का मास है स्मॉल एम, और कैपिटल एम इज मच ग्रेटर इन कंपैरिजन टू स्मॉल एम। ये जो हाथी था वो u1 स्पीड से चल रहा था, और ये जो चींटी है वो u2 स्पीड से, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे थे। ये भी मेंशन है कि u1 का वैल्यू जो है वो ग्रेटर है u2 से, ये भी मेंशन है क्वेश्चन में ये पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ द चींटी आफ्टर कोलिजन विथ हाथी। अब अगर आप ध्यान से सोचोगे तो कोलिजन के टाइम पर मोमेंटम कंजर्व रहता है क्या? जब कोलिजन होता है तो कोलिजन के टाइम पर क्या होता है, जो मोमेंटम होता है मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। अगर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, ऐसा लिख सकते हैं ना। इनिशियल मोमेंटम जो होगा फाइनल मोमेंटम होगा। अच्छा, ये जस्ट बिफोर कोलिजन का डायग्राम था, ये डायग्राम है जस्ट बिफोर कोलिजन से जस्ट पहले का डायग्राम। जस्ट आफ्टर कोलिजन के बारे में अगर मैं बात करूं तो जस्ट आफ्टर कोलिजन में क्या होगा,
जस्ट आफ्टर कोलिजन में हाथी बड़ा हो गया, ये मोटा हो गया हाथी। जस्ट आफ्टर कोलिजन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका स्पीड u1 था। अभी मान लो, ऐसे तो बहुत कम चेंज होगा, ना के बराबर चेंज होगा। अभी मान लेते हैं कि हाथी का स्पीड कितना हो गया, v1 हो गया, और ये जो चींटी था, ये चींटी का स्पीड कितना हो गया, चींटी का स्पीड v2 हो गया। जस्ट बिफोर कोलिजन वो डायग्राम था, और जस्ट आफ्टर कोलिजन अगर मैं बात करूं तो जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, ऐसा डायग्राम हो गया। बात समझ में आ रहा है? अब सिंस कोलिजन के टाइम पर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, तो जितना मोमेंटम पहले था, कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम था, कोलिजन के बाद भी उतना ही मोमेंटम रहेगा क्या? कोलिजन के पहले का मोमेंटम अगर मैं लिखूं, इनिशियल मोमेंटम इसका क्या हो जाएगा, m इंटू u1। इसका मोमेंटम अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, स्मॉल m टाइम्स ऑफ u2 लिख सकते हैं क्या? उसका मोमेंटम अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, स्मॉल m टाइम्स ऑफ u2। नेक्स्ट में अगर फाइनल मोमेंटम लिखे तो ये हो जाएगा m v1, और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल m v2। लिख सकते हैं क्या ऐसा, हाँ या ना? अच्छा, मुझे v2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। v2 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस वाले टर्म को ना मैं इधर भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा m u1 प्लस m u2 माइनस m v1 माइनस m v1 इक्वल्स टू m v2। अब यहां पर जब आप सिंप्लीफाई करोगे, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो v2 का वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, v2 का वैल्यू लिखा जा सकता है m u1 माइनस v1, m u1 माइनस v1 प्लस m u2 डिवाइडेड बाई m, ऐसा लिख सकते हैं ना, हाँ या ना? बात समझ में आ रहा है अपने को? अच्छा, अब अगर आप इसको इक्वेशन, ये जो इक्वेशन मेरे पास बना है, इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं इधर से रब कर रहा हूं, ये जो इक्वेशन है यहां पर, इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पे क्या हो जाएगा, v2 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा m u माइनस v1 डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस m u2 अपॉन स्मॉल m। ये m से m कैंसिल कर सकते हैं क्या? अब एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में जब कोलिजन होता है तो हाथी का जो खुद का वेलोसिटी है, कोलिजन जब हुआ होगा तो हाथी का खुद का वेलोसिटी क्या होगा, बहुत कम चेंज हुआ होगा। ठीक है, अगर हाथी के वेलोसिटी में बहुत कम चेंज हुआ है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है बहुत छोटा है क्या? अगर हाथी का वेलोसिटी आप देखोगे तो ये कितना, मान लो बहुत छोटा चेंज हुआ, 0.1 का चेंज हुआ, लेकिन ये वैल्यू बहुत ज्यादा है क्या, m डिवाइडेड बाई m। ये छोटा है, ये वैल्यू ज्यादा है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई, मान लो ये जो चेंज हुआ 0.1 का है और ये कितना है, ये इन दोनों के बीच का जो मास डिफरेंस है, हाथी जो था वो 100 kg का था और ये जो चींटी है वो 1 kg का, मान लो ऐसा आसान कैलकुलेशन से बोल दे तो ये जो v2 है, ये वाला वैल्यू बहुत छोटा है, लेकिन जब इससे डिवाइड करने से ये पूरा टर्म आएगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो v2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, u2 प्लस m टाइम्स ऑफ u माइनस v1 डिवाइडेड बाई m हो जाएगा क्या? तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, चींटी का। तो चींटी का वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगा क्या, हाँ या ना? u2 पहले था, अभी क्या हो जाएगा, u2 प्लस समथिंग हो जाएगा, हाँ या ना? अच्छा, इसमें एक ये भी हो सकता है, अगर आप ऐसा बोलोगे कि अगर सर मैं ये बोल दूं कि हाथी का मास बहुत ज्यादा था तो हाथी का वेलोसिटी तो चेंज हुआ ही नहीं होगा, जितने स्पीड से हाथी पहले चल रहा था बाद में भी अगर उतने ही स्पीड से चल रहा है तो इस केस में v2 वैल्यू कितना होता है, u2 के बराबर आ जाता। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये मेरे पास मोमेंटम कंजर्वेशन के कुछ क्वेश्चंस थे। मोमेंटम कंजर्वेशन के मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए, एक तो मैंने तुमको रिकॉइल वाला क्वेश्चन करा दिया, दूसरा मैंने तुमको वो कोलिजन वाले क्वेश्चन, दो प्लेयर्स थे आगे आपस में आके टकरा गए, वो क्वेश्चन करा दिए, ये हाथी वाला क्वेश्चन करा दिया। एक मान लो एक और कंसेप्ट में सिंपल सा बोलूं, मोमेंटम कंजर्वेशन में ही तुमने कभी वो देखा है क्या, जब एक ट्रॉली व्रॉली होती है, मान लो ट्रॉली है, ट्रॉली में मूव कर रहे हो, जैसे ही ट्रॉली से जंप करते हो ट्रॉली पीछे भागना स्टार्ट करती है, ये देखा होगा भाई। मान लो एक ट्रॉली है, सिंपल सा बस कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बता दूंगा
और ये मोमेंटम कंजर्वेशन खत्म हो जाएगा। ऐसा तो बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन पूरा डिटेल में नहीं बता पाएंगे। मान लो एक ऐसी ट्रॉली थी, ठीक है, एक ऐसी ट्रॉली है और ट्रॉली के एज पे आप क्या हो, ऐसे खड़े हो, ये ट्रॉली प्रॉब्लम बोलते हैं इसको, ट्रॉली प्रॉब्लम। ट्रॉली के एज पे आप इस तरह से खड़े हो, अब जैसे ही जंप करके आगे जाओगे, अब जैसी अभी क्या है, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या है, ये भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का जीरो है क्या? स्टार्टिंग में जंप करने से पहले सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना था? जीरो। जैसे ही ये जंप करके आगे गया, मान लो ये जंप करके कुछ v स्पीड से आगे गया, तो इसका मोमेंटम क्या लिख दोगे? इसका मोमेंटम लिख दोगे मास ऑफ बॉय इनटू वेलोसिटी ऑफ बॉय लिख दोगे क्या? अब अगर ये पीछे गया है तो तुमने नोटिस किया होगा ये पीछे भागता है, मतलब ये अगर आगे जंप करता है तो ये पीछे भागता हुआ दिखाया गया, तो यहां पे क्या लिख देंगे? प्लस मास ऑफ ट्रॉली इनटू वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली लिख सकते हैं ऐसा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मास ऑफ बॉय इनटू वेलोसिटी ऑफ बॉय डिवाइडेड बाय मास ऑफ ट्रॉली माइनस में ये वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आ जाएगा क्या? हाँ या ना? तो ये तुमने नोटिस भी किया होगा कि रुके हुए ट्रॉली में जब कोई जंप करके आगे भागता है तो ट्रॉली या बोट जो होती है उसकी टेंडेंसी पीछे भागने की होती है क्या? तो ये भी एक एप्लीकेशन होता है मोमेंटम कंजर्वेशन का। मोमेंटम कंजर्वेशन में सिर्फ इतना याद रखना कि जब भी सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा, इसका मतलब क्या है, सिस्टम का पहले का मोमेंटम और सिस्टम के बाद के मोमेंटम को क्या कर पाएंगे? कंजर्व कर पाएंगे। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी होगा तो मोमेंटम में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो अपने सिलेबस में इतना ज्यादा डिटेल में बात नहीं करना, तो इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, चलो।